Hello everyone. Today we are going to start Unit 4 of 12th class, that is Level 4 Old Syllabus. Unit 4 is Operation Theatre and Session 4 is Post-Operative Care. Part 1. Let's start with introduction of post-operative care. पोस्ट ऑपरेटिव वो केयर होती है जो हम कभी भी किसी भी पेशेंट को आफ्टर सर्जरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, in which we are going to discuss GDA, General Duty Assistants, responsibilities to follow the tasks or activities in post-operative care या post-operative phase. Let's start with first one. The patient's bed is prepared before he comes back from the operation theatre. Other preparations include the following. जब कभी भी आफ्टर सर्जरी पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में या पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में आता है तो उसके बाद हमें जो है वो उसका जो बेड है वो प्रिपेयर रखना होता है उसके आने से पहले। और जो भी प्रिपरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि जो उसका बेड होता है उसे हमें वार्म रखना है। वार्म हम कैसे रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम कैसे वार्म रख सकते हैं, वार्म वाटर बॉटल्स यूज़ करके, वाटर बैग्स यूज़ करके। नेक्स्ट वन, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करके उसको जो है वो वार्म रख सकते हैं। जो आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो यूनिट होती है या फिर रूम होता है वहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए, सलाइन स्टैंड जिसे हम आईवी स्टैंड भी बोलते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के लिए जिसे यूज़ किया जाता है वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। बेड ब्लॉक्स अवेलेबल होने चाहिए। पोस्ट एनेस्थेटिक ट्रे, एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करी जाती है उस केयर के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं वो ट्रे वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इंजेक्शन ट्रे, अगर पेशेंट को कोई भी आईवी फ्लूइड या कोई भी इंजेक्शन के रूप में कोई भी मेडिसिन देनी है तो उसके लिए इंजेक्शन ट्रे होनी चाहिए। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ट्रे, अगर पेशेंट को कोई भी, अगर पेशेंट ओरली इंटेक नहीं ले सकता है और उसे आईवी जो है वो पूरी जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो जाने हैं या फिर जो भी बॉडी का फ्लूइड है उसे आईवी के थ्रू ही मेंटेन करना है तो वहाँ पर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ट्रे भी अवेलेबल होनी चाहिए। Next one, it is preferable to have a recovery room in which the patient is kept before he or she can be shifted to the ward. ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद वहाँ पर एक ऐसा रूम अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर हम पेशेंट को सर्जरी के बाद रख सकें और उसे इमीडिएटली हम वार्ड में ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर उस रिकवरी रूम या फिर उस पोस्ट ऑपरेटिव रूम में या यूनिट में या वो यूनिट में हम उसे रख कर उसे कुछ घंटों के लिए ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्रिटिकल चीज़ों के लिए हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई माइनर अलाइनमेंट या फिर कोई भी डेविएशन जो है बॉडी में वो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर केप्ट रेडी इन द रिकवरी रूम, जो रिकवरी रूम होगा या पोस्ट ऑपरेटिव रूम है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सक्शन मशीन अवेलेबल होनी चाहिए कोई भी बॉडी सेक्रेशंस को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, इक्विपमेंट्स फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इक्विपमेंट, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। बेड ब्लॉक्स, रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटरी फ्लो को जो है वो मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटर्स वहाँ अवेलेबल होने चाहिए। रेलिंग कोट्स, बेड के साइड्स में जो रेलिंग कोट्स होती हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। कार्डियोस्कोप, कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इक्विपमेंट, अगर पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो हम कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जिसे हम ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर ब्रिंगिंग द पेशेंट फ्रॉम द रिकवरी रूम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। हमें अगर रिकवरी रूम से पेशेंट को ले जाना है वार्ड में तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पेटेंसी ऑफ एयरवे, एयरवे उसकी क्या पेटेंसी है, प्रॉपर वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसका जो एयरवे है वो कोई एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हुआ है। रेस्पिरेशन नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, साइनोसिस के लिए चेक करना है, ब्लीड्स डिस्कलरेशन तो नहीं है बॉडी के किसी पार्ट में। रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया उसे दिया था उससे रिकवरी हुई है प्रॉपर या नहीं हुई है, जिस पार्ट पे एनेस्थीसिया हुआ था या पूरी बॉडी में जो भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट था उसे चेक करना है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑपरेटिव वूंड, जो जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, जिस पार्ट पे ऑपरेशन हुआ है उस वूंड की हीलिंग को चेक करना है। ड्रेनेज साइट एंड ट्यूब्स, पेटेंसी ऑफ इंट्रावेनस लाइंस, अगर कोई भी ड्रेनेज साइट्स हैं, मतलब कि अगर किसी भी बॉडी पार्ट से
कोई भी बॉडी फ्लूइड की ड्रेनेज या कोई पाइप या ट्यूब लगी है जिससे बॉडी का कोई भी अनवांटेड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल रहा है, उस चीज़ को चेक करना है, उस साइट को चेक करना है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। और अगर कोई इंट्रावेनस लाइन या आईवी लाइन पेशेंट को लगी है तो उस चीज़ के लिए चेक करना है। प्रेजेंस ऑफ कैथेटर एंड ट्यूब्स। कैथेटर आपको पता है यूरिन एक्सक्रीट आउट करने के लिए, जब पेशेंट कैपेबल नहीं होता यूरिन खुद ही यूरिन एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो उसे कैथेटर का यूज़ करके जो है वो एक ट्यूबिंग होती है, उसे उसमें कैथेटर अटैच किया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो नॉर्मली वहाँ पर उसका यूरिन खुद ही बाहर कलेक्ट होता रहे। वो ट्यूब्स वगैरह के लिए चेक करना है, यूरिन कैथेटर। नेक्स्ट है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब नोज़ से होते हुए गैस्ट्रिक जो हमारा कंटेंट है वहाँ तक पहुँचता है उस ट्यूब के थ्रू, उसके लिए चेक करना है। कंप्लीटनेस ऑफ इंडोर पेपर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स। जो भी पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स होते हैं डॉक्टर के आफ्टर ऑपरेशन, वो चेक करने हैं। और कंप्लीटनेस इंडोर पेपर्स, जो भी उनकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपकी पेपर फॉर्मेलिटीज़, वो सारी चेक करनी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर हैं कोई तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं पेशेंट को आफ्टर सर्जरी, वो उसके लिए चेक करना है। नेक्स्ट वन, व्हेन द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द वार्ड, द हॉट वाटर बॉटल्स एंड बैग्स आर रिमूव्ड एंड ही इज़ प्लेस्ड ऑन द बेड। द ट्यूब्स एंड कैथेटर्स आर connected appropriately. The intravenous infusion bag or a bottles is hanged from the saline stand. जब हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो हमें हॉट वाटर बॉटल्स और जो भी हमने हॉट वाटर बैग्स वहाँ पर रखे हैं पेशेंट को वार्म करने के लिए, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट कोई भी ट्यूबिंग और जो भी कैथेटर्स वगैरह अटैच्ड हैं उन्हें हम प्रॉपर चेक करते हैं कि वो अटैच्ड हैं भी या नहीं है, या फिर उनमें कोई डिफॉर्मिटी या फिर कोई भी ऑब्स्टैकल तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उस पाथवे को। देन हमें कोई भी इन्फ्यूजन वगैरह बॉटल वगैरह है तो उसे हमें आईवी स्टैंड में हैंग करना है और फिर पेशेंट को हम इजीली एक यूनिट से, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से हम उसे वार्ड की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, द पेशेंट इज गिवन सेमी सुपाइन पोजीशन विच मेंटेन्स हिज एयरवे बाय preventing the following: tongue falling back, aspiration of secretion, aspiration or regurgitated stomach content. सॉरी, दैट इज़ सेमी प्रोन। प्रोन पोजीशन, प्रोन मतलब पीठ, याद रखना, प्रोन मतलब पीठ, पीठ के बल। तो सेमी प्रोन का मतलब हुआ कि उसे थोड़ी सी मतलब एक साइड लाइन टाइप पोजीशन प्रोवाइड करना जिसमें उसका थोड़ा सा बैक अटैच हो, बैक ऊपर की तरफ भी हो और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो टंग है, जीभ है, वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी और जो भी सिक्रीशन उसके मुंह में मतलब लार सलाइवा वगैरह निकल रहा है वो उसे वो निगल नहीं पाएगा। और जो भी उसके पेट में जो लिक्विड है, कंटेंट है, जो भी उसने खाया है या खा रहा है, वो वापस वॉमिट ना करे वो। उस चीज़ के लिए भी सेमी प्रोन पोजीशन हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट वन है मॉइस्ट ऑक्सीजन इज़ गिवन बाय फेस मास्क और नेजल कैथेटर इफ़ द पेशेंट हैज़ अंडरगॉन मेजर सर्जरी and the expansion power of his lungs is reduced so that he is a hypoxic। हमने क्या करना है, पेशेंट को आफ्टर सर्जरी मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है फेस और नेजल कैथेटर से। उससे क्या होगा कि जो भी उसकी मेजर सर्जरी हुई है उससे उसके लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे, तो उनकी जो कैपेसिटी है आफ्टर सर्जरी, मतलब वहाँ पर ड्राइनेस कॉज नहीं करेगा वो, और वहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंड्यूस नहीं होंगे और जो है वो लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड कर सकेंगे और उन्हें वहाँ पर मतलब मॉइस्ट ऑक्सीजन होगी, वो ड्राई नहीं होगी, तो वो वहाँ पर ड्राइनेस कॉज नहीं करेगी और साथ में पेशेंट जो है वो अच्छे से इनहेल और एक्सेल कर सकेगा अगर मॉइस्ट ऑक्सीजन हम उसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है द पेशेंट्स टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आर नोटेड एज सुन एज द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द वार्ड। जब भी हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट और पोस्ट ऑपरेटिव रूम से वार्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें TPR मेंटेन करना है। नेक्स्ट है द पेशेंट इज़ केप्ट वार्म, उसे वार्म रखना है। हाउएवर overheating is to be avoided since it can lead to be precipitation, dehydration and electrolyte imbalance. It can also cause a vasodilations
डायलेशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेज फ्रॉम द ऑपरेटेड एरिया। अब क्या होता है, जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस दौरान हमारी जो नर्व्स हैं और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, जब डायलेट होती हैं तो उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उनका वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, और कोई भी अगर पार्ट है जहाँ पर ऑपरेट हुआ है या चोट लगी है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ से ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में ब्लड में है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन होगी। So that is all about part 1. Thank you.